जय हिंद दोस्तों। सौर एकेडमी के YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी जो अग्निवीर की जीके जीएस की डेडिकेटेड क्लास चल रही है, उसी क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ये एक प्रकार की आपकी रिवीजन क्लास होगी जिसमें पूरे सिलेबस को रिवाइज किया जा रहा है। आज हम लोग 30 क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे और 30 क्वेश्चन के साथ कम से कम 100 से अधिक अतिरिक्त फैक्ट होंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ध्यान से देखिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्न कौन कौन से हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आज का जो पहला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये प्रश्न 3-4 टाइप से पूछा जा सकता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इस टाइप से पूछा जा सकता है। यहां पे पूछा गया है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो ये कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। यदि पूछा जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो सी राजगोपालाचारी होंगे। और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन होंगे? सी राजगोपालाचारी। तो इस सारे तथ्यों को याद रखिए। यहां पे पूछा गया है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, परमवीर चक्र का गठन किस वर्ष किया गया था? आप सभी को पता है कि परमवीर चक्र भारत का सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड है। ये इसका गठन किस वर्ष किया गया है? यहां पे ऑप्शन में देखें 1949, 1950, 1952, 1954। तो इसका गठन कब किया गया है? 26 जनवरी 1950 को किया गया था। कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को किया गया था। और पहला परमवीर चक्र जो है वो किसको दिया गया है? तो मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया है। ये याद रखिए, पहला परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया है। और अभी हाल में 2021 में कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव को दिया गया। अभी तक 21 लोगों को यह अवार्ड दिया जा चुका है। इसकी पूरी लिस्ट है, इसको देख लीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1995, 66, 87, 90। तो कब हुई थी? तो ये 1995 में हुई थी। गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1995 में हुई थी। इसकी डिटेल देख लेते हैं। गांधी शांति पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है। तो किसके द्वारा दिया जाता है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। इसकी स्थापना 1995 में की गई थी महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर। वर्ष 2021 का जो भी हाल में दिया गया है गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। तो इस फैक्ट को भी याद रखिए, करंट अफेयर से जुड़ा हुआ प्रश्न है। यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में प्रदान किया जाता है। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट है। विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? प्रश्न क्या है? विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ट्रॉफियों और खेल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां पे ऑप्शन में देखें, बेसबॉल, क्रिकेट, हॉकी, पोलो। तो किस खेल से संबंधित है? यह क्रिकेट से संबंधित है। विजय हजारे ट्रॉफी किसके खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। जो महत्वपूर्ण कप और ट्रॉफियां थी वो भी देख लीजिए। फुटबॉल से संबंधित कौन कौन से कप और ट्रॉफी हैं? डूरंट कप, रोवर्स, संतोष ट्रॉफी, कलिंग, डीसीएम, बीसी राय ट्रॉफी किससे है? फुटबॉल से। क्रिकेट से संबंधित कौन कौन सी हैं ट्रॉफियां? तो रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, एशिया कप, देवधर ट्रॉफी, आईसीसी वर्ल्ड कप, गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी इत्यादि किससे? क्रिकेट से। हॉकी के लिए वेटन कप, रंगास्वामी कप, मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी, नेहरू कप, सुल्तान अजलान शाह कप, सिंधिया गोल्ड कप इत्यादि हॉकी से है। तो इन सारे स्पोर्ट्स से और उनकी कप और ट्रॉफियों को देख लीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत दुर्दशा नामक प्रसिद्ध कृति किस विद्वान की रचना है? भारत दुर्दशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह किस व्यक्तित्व की लिखी हुई है? ऑप्शन में देखें तो सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, स्वामी दयानंद सरस्वती और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये किसकी रचना है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसके अलावा कुछ लेखक और महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो बार बार प्रश्न में पूछे जाते हैं। ज्योतिबा फुले द्वारा लिखित गुलामगिरी। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित कौन सी पुस्तक है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। लाला लाजपत राय द्वारा अनहैप्पी इंडिया। अरविंद घोष द्वारा वंदे मातरम। महात्मा गांधी द्वारा यंग इंडिया, हरिजन, इंडियन ओपिनियन। देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा इंडियन मिरर।
जेम्स हिक्की द्वारा बंगाल गजट और राजेंद्र प्रसाद द्वारा सत्याग्रह एंड चंपारण डिवाइडेड इंडिया। इस तरह से ये इंपॉर्टेंट है, इन सारे को देख लीजिए, इनमें से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अभी हाल में ही नीति आयोग बना है, 1 जनवरी, हाल में नहीं बोलेंगे, 1 जनवरी 2015 से ये प्रभाव में आया और इसने किसका स्थान लिया है? तो योजना आयोग का स्थान लिया है। यहां पे प्रश्न पूछा गया है प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो यहां पे ऑप्शन में देखें, राजीव कुमार, अरविंद पनगड़िया, दीपक मोहंती, विवेक देवराय। तो कौन है? ये अरविंद पनगड़िया हैं। अरविंद पनगड़िया हैं जो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष रहे हैं। इसकी कंप्लीट डिटेल देख लेते हैं। तो इसका गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 से। इसने किसका स्थान लिया? तो योजना आयोग का स्थान लिया है। इसके अलावा नीति आयोग का फुल फॉर्म, नीति का फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इस तथ्य को भी याद रखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति आयोग भारत सरकार का एक थिंक टैंक के रूप में काम करेगा जो दिशात्मक और नीतिगत दोनों तरह से भारत सरकार को सलाह देगा। प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया है। वर्तमान पूछा जा सकता है, यह भी इंपॉर्टेंट है, वर्तमान उपाध्यक्ष पूछा जाएगा तो कौन है? तो वर्तमान में डॉक्टर सुमन बेरी हैं। तो इस तथ्य को भी याद रखिए, वर्तमान में कौन है? डॉक्टर सुमन बेरी। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? यहां पे देखें तो ये कौन सी सभाएं हैं जिसका सदस्य जो अध्यक्ष जो होता है उसी सभा का सदस्य नहीं होता है। तो यहां पे देखें, राज्यसभा, लोकसभा, ये दोनों केंद्र में होती हैं, संसद का अभिन्न अंग है। विधानसभा और विधान परिषद ये कहां पे होती है? राज्य में होती हैं। तो किस सभा का अध्यक्ष जो होता है उसका सदस्य नहीं होता? तो ये राज्यसभा का, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है ये उसका सदस्य नहीं होता, बल्कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? सभापति कौन होता है? तो ये उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। इनका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 63 में मिलता है। इनकी जो न्यूनतम आयु है होती है वो 35 वर्ष होती है, इसको भी याद रखिए। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन प्रथम उपराष्ट्रपति थे। और वर्तमान में कौन है? तो जगदीप धनखड़ है। तो इस तथ्य को भी याद रखिए। इसके अलावा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के ऑप्शंस में राष्ट्रपति का कार्य करते हैं। तो इस तरह से ये सारे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? यहां पे पूछा गया है खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, पवन सिंह, स्वामी सहजानंद। तो किसके द्वारा किया गया था? ये खेड़ा सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। कुछ महत्वपूर्ण किसान आंदोलन थे आजादी के समय के, उनको देख लेते हैं। महात्मा गांधी का जो पहला आंदोलन था ये कौन था? चंपारण सत्याग्रह था 1917 में। इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह कौन था? तो चंपारण था 1917 में। खेड़ा आंदोलन सत्याग्रह जो पूछा गया है प्रश्न में 1918 में इसको आंदोलित किया गया था। अवध किसान सभा 1920 में बाबा रामचंद्र द्वारा। बारदोली सत्याग्रह ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद द्वारा 1936 में इसको आंदोलित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इनको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। भारत में संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है? संविधान का संरक्षक, गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो किसे कहा गया है? संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को। तो ये भारत का जो संविधान का संरक्षक बोला गया है, ये किसे बोला गया है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है। इसके अलावा भारत का यह शीर्ष न्यायालय है। संविधान में इसका वर्णन कहां पे मिलता है? तो भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 में इसका वर्णन मिलता है। इसकी अवस्थिति कहां है? तो ये दिल्ली में है। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित 34 न्यायाधीश हैं, 33 प्लस एक मुख्य न्यायाधीश सहित 34 न्यायाधीश हैं। नियुक्ति इसकी कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। और किसी भी न्यायाधीश को महाभियोग के प्रस्ताव द्वारा ही उसके पद से हटाया जा सकता है। तो ये भी याद रखिए, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा ही इसे हटाया जा सकता है। सामान्य प्रक्रिया द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को नहीं हटाया जा सकता। तो इंपॉर्टेंट है, यहां पे पूछा गया संरक्षक तो सर्वोच्च न्यायालय। हरिजन पत्रिका के संपादक कौन है? इंपॉर्टेंट है, हरिजन पत्रिका के संपादक कौन है? यहां पे देखें, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, BR अम्बेडकर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो ये कौन है? ये महात्मा गांधी है। हरिजन पत्रिका के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी थे।
यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं जो बार बार पूछी जाती हैं। द बंगाल गजट 1780 में जेम्स हिक्की द्वारा संपादित थी। ये भारत का पहला समाचार पत्र था। तो इस टाइप से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन है? तो द बंगाल गजट है 1780 में। बॉम्बे हेराल्ड बंबई में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र है। हिंदू पैट्रियट 1853 में गिरीश चंद्र घोष और हरीश चंद्र मुखर्जी द्वारा। सोम प्रकाश, ये प्रथम बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र था। मद्रास मेल, ये भारत का प्रथम संध्या समाचार पत्र था। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार द्वारा घोष द्वारा। हिंदू जीएस अय्यर और वीर राघवाचारी। केसरी मराठा बाल गंगाधर तिलक द्वारा। और न्यू इंडिया एनी बेसेंट द्वारा। तो इंपॉर्टेंट है, इनको देख लीजिए, इसमें से केसरी मराठा पूछा गया क्वेश्चन है। ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। आईसीसी ने भारत के किस दिग्गज खिलाड़ी को आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में सम्मानित किया गया था या नामित किया था? अभी हाल में ही अक्टूबर 2023 में आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 संपन्न हुआ है। ये भारत में ही हुआ है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इसका उद्घाटन और समापन दोनों हुआ था। और आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन में देखें, विराट कोहली, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर। ये कौन से हैं? भारत के मास्टर ब्लास्टर, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर हैं, जिन्हें आईसीसी ने आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में नामित किया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2023 वर्ल्ड कप आईसीसी वर्ल्ड कप में भारत उपविजेता रहा है और विजेता टीम कौन सी रही है? तो ऑस्ट्रेलिया रही है। तो इस तरह से इन फैक्टों को भी याद रखिए। सॉरी। भारत ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला विश्व का कौन सा देश बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराया है। और ऐसा करने वाला विश्व का कौन सा देश रहा है? तो यहां पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये विश्व का पहला देश है। कौन सा? विश्व का पहला देश है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराया। चंद्रमा पर तो कई देश करा चुके हैं, लेकिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, यह इंपॉर्टेंट रखिए, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला भारत विश्व का पहला देश है। इसकी डिटेल देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। भारत ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला पहला देश है। दक्षिणी ध्रुव पर उतारने वाला पहला देश बन गया है। इसको LMB-3M4 के द्वारा, इसमें जो लॉन्चिंग व्हीकल यूज किया गया था, LMB-34 के द्वारा लॉन्चिंग किया गया था। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था और 23 जून, लगभग 40 दिन बाद, ये अपने कक्षा में सुरक्षित और सफल लैंडिंग किया था। स्थान इसका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, इसरो द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। तो इस तरह से याद रखिए इसको, ये है। इसके अलावा चंद्रमा मिशन जो रही है, तो चंद्रयान प्रथम 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। इसमें जो लॉन्चिंग व्हीकल यूज किया गया था, PSLV XLC-11 यूज किया गया था। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था GSLV Mark 3 के द्वारा। और चंद्रयान 3 जिसकी बात हो रही है 14 जुलाई 2023 को, और सफल लैंडिंग कब किया था? तो 23 जून 2023 को। तो ये फैक्ट को भी याद रखिए, 23 अगस्त, जून नहीं है, 23 अगस्त 2023 को सफल लैंडिंग किया था। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल और सुरक्षित लैंडिंग कराई है। एशियाई खेलों में के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? एशियाई खेल जो एशियन गेम्स हुए हैं, उसमें स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? भारत की पहली महिला कौन थी जिसने पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो यहां पे ऑप्शन में देखें, अंजुम चोपड़ा, कदम मल्लेश्वरी, कमलजीत संधू, साइना नेहवाल। तो कौन है? ये कमलजीत संधू है। कमलजीत संधू एथलेटिक्स से संबंधित है। यहाँ पे देख लेते हैं, कमलजीत संधू एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। इन्होंने यह उपलब्धि 400 मीटर दौड़ में, और ये कितने सेकंड में? 57.3 सेकंड में पूरी की थी। और इसके अलावा इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो ये तथ्य को भी याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशियाई खेलों में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? अभी एशियाई खेल चीन के झांगझू शहर में हुआ था 2023 में। उसमें भाला फेंक में पहला स्वर्ण पदक भारत की किसी भारतीय महिला द्वारा लिया गया है। वो कौन है? इंपॉर्टेंट है। जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है भारतीय महिला द्वारा। कौन है? अन्नू रानी।
जी अन्नू रानी है, जिन्होंने एशियाई खेलों में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। इनकी डिटेल देख लेते हैं। चीन के झांगझोऊ में आयोजित हुआ 2023 का, जिसमें अन्नू रानी ने महिला भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले एक नाम और याद रखिए, पारुल चौधरी ने भी 5000 वर्ग मीटर में स्वर्ण पदक जीता है। और अन्नू रानी जो है 2023 में एशियाड स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। 2022 में राष्ट्रमंडल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। और 2020 में पहली बार किसी भारतीय महिला द्वारा जेवलिन थ्रो के लिए क्वालिफाई किया गया है। और जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा हैं जो मेंस वर्ग में है, और महिला वर्ग में कौन, अन्नू रानी। जिस तरह से इन तथ्यों को भी याद रखिए। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया कौन सा है? विशाखापट्टनम, कांडला, पारादीप, मुंबई। तो इसमें से कौन सा है? कांडला है। कांडला भारत का, ये कच्छ क्षेत्र गुजरात में पाया जाता है, में स्थित है। और ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। वैश्विक स्तर में सबसे ज्यादा आवागमन इसी क्षेत्र से होता है, कांडला बंदरगाह। इसमें एक फैक्ट और याद रखिए, इसका भी नामकरण चेंज कर दिया गया है। कांडला की जगह क्या कर दिया गया है? दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। तो इस फैक्ट को भी याद रखिए। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा लार्जेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड कौन सा है? तो यहां पे ऑप्शन में देखें, सहारा, गोबी, थार, आटाकामा। तो ये सहारा मरुस्थल जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दूसरे नंबर पे गोबी है। यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। गोबी मरुस्थल क्या है? तो ये शीत मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल कौन सा है? ये शीत मरुस्थल है। थार मरुस्थल ये भारत और पाकिस्तान पे स्थित है और भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार है। और आटाकामा की बात करें तो ये सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल कौन सा है? तो ये आटाकामा है। तो इसको भी याद रखिए। इस तरह से हमारे जीके के प्रश्न यहां पे समाप्त होते हैं। अब हम 15 साइंस के क्वेश्चन को देख लेते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन के 3 नियम हैं। पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। तो रॉकेट जो है न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है। किस नियम पर? रॉकेट प्रक्षेपण किस नियम पर कार्य करता है? न्यूटन के तृतीय नियम पर। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इस सिद्धांत पर न्यूटन का तीसरा नियम है और इसी सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। न्यूटन का जो प्रथम नियम है, इसे जड़त्व का नियम भी बोला जाता है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है, जड़त्व का नियम किसे कहा जाता है? तो न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम। तो इस गैलीलियो का सिद्धांत, इसको भी याद रखिए। मानव शरीर का औसत तापमान है। मानव शरीर का औसत तापमान कितना है? यहां पे ऑप्शन में देखें, 34 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री और 37 डिग्री। तो मानव शरीर का जो औसत तापमान कितना है? ये 37 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में कितना है? 37 डिग्री। और फ़ारेनहाइट में 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको भी याद रखिए, थर्मामीटर इसी फ़ारेनहाइट में होता है। तो ये दोनों ही 37 डिग्री सेल्सियस में और 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट में। इसके अलावा एक फैक्ट और याद रखिए, -40 डिग्री सेल्सियस, इस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों के ताप समान होते हैं। दोनों के मान जो होते हैं वो समान होते हैं। तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड यहां पे पूछा गया। मानव शरीर का औसत तापमान कितना होता है सेल्सियस में? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनियों को कहते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली, रेंज वाली जो ध्वनियां होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो जो श्रव्य ध्वनियां होती हैं, श्रव्य तरंगें होती हैं, इसकी रेंज क्या होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसके अलावा जो अवश्रव्य तरंगें होती हैं, ये 20 हर्ट्ज से नीचे की तरंगें होती हैं। 20 हर्ट्ज से नीचे की तरंगों को क्या कहा जाता है? अवश्रव्य तरंगें। पराश्रव्य तरंगें कहा जाता है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को क्या कहा जाता है? तो पराश्रव्य तरंगें कहा जाता है। तो इनको भी याद रखिए। यहां पे पूछा गया है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनियों को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है श्रव्य तरंगें। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा का परिचालक है? बेड हीट कंडक्टर कौन सा है? तो यहां पे देखें, एल्यूमिनियम ये सुचालक है, तांबा सुचालक है, कांच इसमें से बेड हीट कंडक्टर है। यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, चांदी सुचालक है। तो ये 3 सुचालक हैं, इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? कांच हो जाएगा।
रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? तो यहां पे मैक्स प्लांक, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, हेनरी बैकुलर और हेनरिच हर्ट्ज। तो किसके द्वारा किया गया था? ये हेनरी बैकुलर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? हेनरी बैकुलर के द्वारा रेडियो सक्रियता की खोज की गई थी। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण जो उपकरण हैं और उनके खोज करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जाते हैं। टेलीविजन की खोज किसने की थी? तो जेएल बेयर्ड ने। बैरोमीटर ई टारसेली ने की थी। वायुयान की खोज किसने की थी? तो राइट बंधु ने। टेलीफोन ग्राहम बेल ने। थर्मामीटर फ़ारेनहाइट ने। फाउंटेन पेन वाटरमैन ने। ट्रांसफार्मर फैराडे ने। क्रिस्कोग्राफ जेसी बोस ने। भाप इंजन जेम्स वाट ने। डायनेमो माइकल फैराडे ने। रेडियो की खोज किसने की थी? तो मार्कोनी ने की थी। डीजल इंजन की खोज किसने की थी? तो रोडोल्फ डीजल। और दूरबीन की खोज किसने की थी? तो गैलीलियो ने की थी। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। बिजली से धातु चढ़ाने की क्रिया या गैल्वेनीकरण में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो पहला प्रश्न तो यही बन जाता है कि बिजली से जो धातु चढ़ाने की प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? तो गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहा जाता है? गैल्वेनीकरण। और इसमें किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो लोहा, चांदी, तांबा, जिंक। तो इसमें गैल्वेनीकरण में तांबा का प्रयोग किया जाता है। बिजली से धातु चढ़ाने की प्रक्रिया में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जस्ता का प्रयोग, तांबे का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? यहां पे देखें तो घेंघा। ये किसकी कमी से होता है? तो ये आयोडीन की कमी से होता है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। और एनीमिया जो है ये हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो खून की कमी हो जाती है, और यही स्थिति क्या कहलाती है? एनीमिया की स्थिति कहलाती है। आमतौर पर ये महिलाओं को ज्यादा होता है। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा हीमोग्लोबिन की कमी से। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण जो कमी विटामिन और उसके कमी से प्रभाव वाले कुछ वो हैं, तो उनको भी देख लीजिए। विटामिन ए से कौन कौन से रोग होते हैं? तो रतौंधी और वृद्धि रुकना होता है। विटामिन सी की कमी से मसूड़े फूलना, स्कर्वी, अस्थियां कमजोर होना। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेटस। विटामिन ई के जनन शक्ति का कम होना। और विटामिन के रुधिर स्राव का होना या ऐठन होना इत्यादि इससे संबंधित है। तो इनको भी देख लीजिए, इनसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। कांच क्या है? कांच क्या होता है? अति शीतल तरल, क्रिस्टली ठोस, तरल क्रिस्टल, अक्रिस्टली ठोस। तो जो कांच होता है ये अक्रिस्टली ठोस होता है, एक प्रकार से भंगुर होता है, और यदि प्रकाश की दृष्टि से देखा जाए तो पारदर्शी होता है। हालांकि कांच पारदर्शी अपारदर्शी दोनों होता है। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? अक्रिस्टली ठोस। रुधिर का लाल रंग किसके कारण होता है? रुधिर का जो लाल रंग होता है, जो खून का लाल रंग होता है, वो किसके कारण होता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। तो ये किसके कारण होता है? ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। लाल रक्त कणिका में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और उसी के कारण क्या होता है? रुधिर का रंग लाल होता है, और इसकी कमी से ही क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसकी कमी से क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। एलिसा टेस्ट किसका परीक्षण है? एलिसा टेस्ट किसके परीक्षण के लिए उपयोग में लाया जाता है? टाइफाइड, एचआईवी, हेपेटाइटिस, डेंगू। तो किसके परीक्षण के लिए? ये एचआईवी परीक्षण के लिए। किसके परीक्षण के लिए? एचआईवी परीक्षण के लिए एलिसा टेस्ट का परीक्षण किया जाता है। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में किस टीके की खोज के लिए दिया गया था? तो पहला प्रश्न यही बन जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में जो पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1901 में दिया गया था। और ये किस टीके की खोज के लिए दिया गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन में देखें, डिप्थीरिया, पोलियो, चेचक, मलेरिया। तो किस टीके के लिए? ये डिप्थीरिया टीके की खोज के लिए दिया गया था। चिकित्सा का पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया था। और ये किसे दिया गया है? तो एमिल वान बेहरिंग। ये भी याद रखिए, एमिल वान बेहरिंग एक जर्मन शरीर क्रिया विज्ञानी है, जिन्हें डिप्थीरिया की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार 1901 में प्रदान किया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है।
पास्कल इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है? तो यहां पे ऑप्शन में देखें, आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, तापमान की। तो किसकी इकाई है? पास्कल जो है ये दाब की इकाई है। किसकी इकाई है? दाब की इकाई है। इसके अलावा कुछ विभिन्न मापक है, इनको भी देख लीजिए। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व मापा जाता है। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। वोल्ट मीटर से विभवांतर, ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता, अल्टीमीटर से ऊंचाई को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। हाइग्रोमीटर से हवा की आर्द्रता मापी जाती है। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। और कार्डियोग्राम से हृदय की गति मापन में ये उपकरण यूज में होते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इनको देख लीजिए। निम्नलिखित में से सदिश राशि है। निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है? तो सदिश राशि क्या होती हैं? वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, तो वो क्या कहलाती हैं? सदिश राशियां कहलाती हैं। कौन सी राशियां होती हैं? सदिश राशियां। यहां पे देखें, वेग, समय, लंबाई, द्रव्यमान। तो वेग इसमें से सदिश राशि है, बाकी समय अदिश राशि है, लंबाई अदिश राशि है और द्रव्यमान अदिश राशि है। यहाँ पे सदिश और अदिश राशियों का देख लेते हैं। जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, वो क्या कहलाती हैं? सदिश राशियां कहलाती हैं। सदिश राशियों में वेग, बल, संवेग, विस्थापन, आवेग, त्वरण इत्यादि होते हैं। और जिन राशियों में केवल परिमाण होता है उन्हें क्या कहते हैं? अदिश राशियां कहते हैं। यह अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, ताप, समय इत्यादि, ये क्या कहलाते हैं? अदिश राशियां होती हैं। तो इनको भी याद रखिए। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दुगना कर दिया जाए तो उसकी यदि कोई चलती हुई वस्तु के वेग को, वेलोसिटी को दुगना कर दिया जाए तो उसमें क्या परिवर्तन आएगा? गतिज ऊर्जा दुगना हो जाएगी, गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी, भार दुगना हो जाएगा और त्वरण दुगना हो जाएगा। तो यहां पे जो राइट आंसर हो जाएगा, गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। यदि वेग को दुगना कर दिया जाता है तो गतिज ऊर्जा में 4 गुना की वृद्धि हो जाएगी। गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। इसके अलावा एक फैक्ट और याद रखिए कि यदि चलती हुई वस्तु में वेग को दुगना कर दिया जाता है तो संवेग में परिवर्तन क्या होगा? तो संवेग भी दुगना हो जाएगा। वेग में दुगना कर दिया जाए वेग को, तो संवेग दुगना हो जाएगा और गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। तो यहां पे संवेग नहीं है ऑप्शन में। तो यदि संवेग से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है तो संवेग दुगना हो जाएगा। जितने गुना वेग रहेगा उतने ही गुना संवेग हो जाएगा। पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया है? पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत, एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, किसने? तो यहां पे ऑप्शन में देखिए, रदरफोर्ड, जॉन डाल्टन, जे थॉमसन, नील्स बोर। तो ये किसने किया है? तो ये जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने सर्वप्रथम 1803 में, कब? 1803 में परमाणुविक सिद्धांत दिया और उसने बताया कि प्रत्येक पदार्थ, कोई भी पदार्थ होता है वो छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है और यही कण क्या कहलाते हैं? परमाणु कहलाते हैं। तो ये सिद्धांत उन्होंने दिया था और यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इस तरह से हमारे आज के 15 जीके और 15 जीएस के प्रश्न हम लोगों ने डिस्कस किया। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। कोई क्वेरी यदि रह जाती है कोई क्वेश्चन से संबंधित तो आप कमेंट्स में इसको डाल दीजिए, उसमें आंसर मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद, थैंक यू।